हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज यहाँ पे देखेंगे संगीत जो कि आपके एस्टेट पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारे पीवाईक्यूज़ को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं इस सेशन के अंदर में। तो दोस्तों आप लोग के लिए एक खास बात मैं बता दूँ कि भले ही ये आपका पेपर जो है एस्टेट का है, लेकिन आप तमाम जितने भी संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे यहाँ पे प्रश्न हैं आप लोगों से जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपका उसमें से स्टेट में भी पूछा गया है, ठीक है? तो आप लोग सभी लोगों के लिए देखना ज़रूरी है, चाहे आप लोग बीपीएससी हों, स्टेट हों, ईएमआरएस हो, डीट्रिपलएसबी या फिर म्यूज़िक टीचर किसी भी प्रकार के किसी में या फिर रेलवे में या फिर अल्टी ग्रेड हो, तो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा सेशन। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा और हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। लेकिन उससे पहले बस आप लोगों से खास एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, है ना? चलिए तो देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाद के कितने गुण हैं? देखिए भैया, नाद के गुणों की अगर हम बात कर लेंगे तो कितने गुण? क्या 5, 3, 4, 2, 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एस्टेट के अंदर 4 ही ऑप्शन वाले पूछे जाते हैं, है ना? लेकिन आप लोग के लिए बता दें कि आप लोग जब याद करते हैं तो आप लोग खुद से भी वहाँ पे छाँट सकते हैं, है ना? तो चलिए, ये खत्म होगा आपका एस्टेट पीवाईक्यूज, उसके बाद फिर से आपको 5 ऑप्शन वाला ही दिखा देंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखेंगे आपका क्या पूछा जा रहा है, तो आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेंगे, यानी कि नाद के कितने गुण? 3 गुण हो जाते हैं। भई कौन-कौन से? एक तो आपका हो जाता है तारता, दूसरा क्या हो जाता है? तीव्रता, और तीसरा क्या हो जाता है? नाद की जाति अथवा गुण जिसको कहते हैं, ठीक है? तारता, इसको कहते हैं मेरे दोस्त, क्या कहते हैं इसको? ऊंचाई-नीचाई के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। और तीव्रता जो है, इसको कहते हैं नाद का छोटा बड़ापन, क्या उसके नाम से भी जानते हैं। और जाति अथवा गुण जो है, जिसके आधार पर आप क्या करते हैं, इसको समझ पाते हैं कि हाँ, कौन से वाद्य का आवाज़ आ रहा है, कौन सा वाद्य बज रहा है, इसके आधार पे ही आप लोग जो है तुलना कर पाते हैं वाद्यों में, है ना? सुनकर, बाकी देखकर तो तुलना ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन सुनकर जो है यही जाति गुण के आधार पे आप लोग तुलना करते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे तारता, जिसको कि पाश्चात्य संगीत में क्या बोलते हैं, इसको पिच बोला जाता है ना? क्या बोलते हैं इसको? पिच बोलते हैं। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा आप लोग को, इसीलिए पूरा सेशन देख लेना है, ठीक है? देखिए तीव्रता, तो तीव्रता को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? इंटेंसिटी, ठीक है? इंटेंसिटी इसको बोलते हैं। और जाति अथवा गुण जो है, इसको बोलते हैं टिम्बर, ठीक है? भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, सब कुछ करवा चुका हूँ, फिर से आपको याद आ जाएगा, है? ठीक है? चलिए, तो इसको बोलते हैं टिम्बर बोलते हैं। अब बढ़े चलें अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर का। देखिए, जिनको भी पीडीएफ चाहिए भाई, तो आप लोगों को अंत में बता देंगे कि आप लोग को पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है? क्लास को कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है, संगीत में कितने वर्ण हैं? दोस्तों वर्ण, तो वर्ण क्या होता है आपको तो बार बार बता चुके हैं हम कि गायन करने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के? 4, 3, 2, 3। यहाँ पे डबल डबल ऑप्शन में 3 टाइप हो गया, कोई बात नहीं, हटा भी सकते हैं आप चाहे तो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन अलग भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो कितने वर्ण? आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, संगीत में जो है 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण बता ही चुके हैं, कौन कौन सा? एक आपका हो जाता है स्थायी वर्ण, दूसरा होता है आपका आरोही वर्ण, तीसरा हो जाता है आपका अवरोही वर्ण, और चौथा हो जाता है आपका संचारी वर्ण, ठीक है? तो ये वर्ण हो गए, वर्ण के 4 प्रकार हो गया, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर का, कि नाद कितने प्रकार के होते हैं? भैया, नाद के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के? नाद जो है, आप जानते हैं कि नाद जो है तभी संगीत है, नाद नहीं होगा तो संगीत नहीं होगा, ठीक है? तो नाद से ही संगीत है, क्योंकि वहीं से तो स्वर उत्पन्न होके आया, उसके बाद ही तो हम संगीत में इसका समावेश करते हैं, है ना? तो नाद कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे जवाब क्या? 1, 2, 3 या 5 प्रकार, क्या होगा? तो नाद के प्रकार यहाँ पे हो जाएंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन कौन सा? एक तो आपका हो जाता है आहत नाद, और दूसरा हो जाता है आपका अनाहत नाद, ठीक है? आहत नाद ये वो नाद होता है, पूछा जाता है कि संगीत में किस नाद का प्रयोग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना, संगीत में आहत नाद का ही प्रयोग करते हैं, अनाहत का प्रयोग नहीं होता है। और आहत नाद कैसे उत्पन्न होता है भाई? तो वस्तुओं के आघात से, तो वस्तुओं के आघात से उत्पन्न होता है आपका आहत नाद, ठीक है? अनाहत भाई, ये तो आपका
जिसको अंतरात्मा कह सकते हैं, है ना, वो अंदरूनी ये साउंड होता है जिसको कि आप खुद ही सुन सकते हैं, बाहर उसको कैसे प्रकट करेंगे और कैसे संगीत में उसको क्या करेंगे, है ना, तो इसका समावेश नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो 7 स्वरों का जो समूह होता है वही तो सप्तक होता है, क्योंकि वहां पे 7 शुद्ध स्वर होते हैं, उसी को तो सप्तक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कितने प्रकार के होते हैं, क्या 4 प्रकार के, 5 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार, क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका कौन सा हो जाता है, मंद्र सप्तक, दूसरा कौन सा हो जाएगा, मध्य सप्तक, और तीसरा आपका तार सप्तक। ठीक है, मंद्र, मध्य और तार। और प्रत्येक सप्तक एक दूसरे से क्या होते हैं, दुगने ऊंचे होते हैं। ठीक है, जैसे मंद्र सप्तक जो है, मंद्र सप्तक से दुगना ऊंचा होता है आपका मध्य, और मध्य सप्तक से दुगना ऊंचा होता है आपका तार सप्तक। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं, दुगना हुआ तो तार सप्तक से आधा होता है आपका मध्य सप्तक, और मध्य सप्तक का आधा होता है मंद्र सप्तक, ये भी तो कह सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 5वां नंबर का कि मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छना है। देखिए, मध्यम ग्राम हो, षडज ग्राम हो, गांधार ग्राम हो, कोई भी ग्राम हो, आप लोगों को हम बता चुके हैं कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है, 7 मूर्छनाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो मध्यम ग्राम में अगर बात कर लेंगे तो कितनी मूर्छना होती है भाई, तो क्या 5 होगा, 4 होगा, 7, 3? यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी, 7 मूर्छना होगा। कौन सा, मध्यम ग्राम की। अगर मूर्छनाओं की बात कर लीजिएगा तो इसमें कौन कौन सा हो जाता है आपका, सौवीरी, ठीक है, सौवीरी, हरिणासवा, कलोपनता, उसके बाद फिर शुद्ध मध्यमा, ठीक है, शुद्ध मध्यमा, उसके बाद फिर और कौन सा हो जाता है, मार्गी, पौरवी और हृस्यका। ठीक है, यही तो है आपके 7, है ना, सौवीरी, हरिणस्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पौरवी और हृस्यका, ये आपके 7 क्या है, 7 आपके मध्यम ग्राम की मूर्छना है। ठीक है, और इसी प्रकार से जब 3 ग्राम मिलते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम, और प्रत्येक ग्राम से 7-7 होती है, और ग्राम हमारे पास 3 है, तो कुल मूर्छना कितने हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं। ठीक है, तब मूर्छनाओं की संख्या कुल पूछे तो 21 बताना है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन सा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे वैदिक स्वर, क्या उताद, अनुदात, स्वरित, एक से अधिक, सॉरी इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक यहाँ पे क्यों आया भाई, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप आंसर क्या करेंगे, देखिए वैदिक स्वर पूछा है ना, सामिक स्वर तो नहीं पूछा है ना, थोड़ा सा माइनर अंतर। ठीक है, सामिक स्वर पूछा है नहीं ना, तो सामिक में जो प्रयोग होता था आपका वो था उदात, अनुदात और स्वरित, वो होता था प्रयोग। लेकिन वैदिक अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन माना गया आपका, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप लोग को हम बता चुके थे कि तृतीय, द्वितीय, प्रथम, कृष्ट, अतिस्वार्य, मंद्र, चतुर्थ, ये सब जो है आपके वो सब वैदिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। आप लोग को हम लिख के बताए थे भी, पिछले सेशन में सब कुछ करवाए थे, आप लोग को याद होगा, है ना। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये वैदिक स्वर जो है यहाँ पे नहीं है, ये सब सामिक स्वर हैं। ये साम संगीत में कितने स्वरों का प्रयोग होता था, यही 3 स्वरों का प्रयोग होता था। उदात मतलब ऊंचे स्वर के लिए, अनुदात मतलब नीचे स्वर के लिए, और स्वरित मतलब मध्यम स्वर के लिए। ठीक है, मध्यम वर्ग के स्वरों के लिए होता था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां नंबर का कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है। क्या नारद मुनि, भावभट्ट, सोमनाथ, सारंगदेव, या फिर क्या होगा यहाँ पे जवाब क्या करेंगे, तो विकृत स्वरों के जो प्रयोगों के बारे में हमने बात किया था, आपसे बताया था ना मैंने आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, सारंगदेव हो जाएगा। क्योंकि विकृत स्वर जो कहने वाले जो व्यक्ति थे, जैसे कि पुंडरीक विठल हो गए, उन्होंने विकृत को क्या नाम दे दिया, गतिक नाम दे दिया, है ना। तो वो सब जो है अलग अलग प्रकार से जो है स्वरों को नाम दिए थे, लेकिन विकृत स्वर कहकर जो संबोधित किए थे वो सारंगदेव किए थे। आप कहेंगे कि इनसे पहले तो भरत थे, है ना, तो भैया उनका कैसे 2 विकृत स्वर है, कैसे है अंतर्गंधार और काकली निषाद, आप ये सोचेंगे, है ना। लेकिन आप लोग को बता दें कि ये तो था, लेकिन बाद में लोगों ने माना कि उनका ये विकृत था। ठीक है, यानी उस समय ये शब्द कहकर संबोधित नहीं किया गया था। जो पहली बार प्रयोग किया ना सारंगदेव विकृत स्वर का, तो कहा गया कि अच्छा वो भी भरत का विकृत स्वर ही था। ठीक है, समझ पाए ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 8वां नंबर का कि भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए हैं, यानी थाटों के बारे में पूछा जाता है। 10 थाट, 12, 32, 75, क्या होगा यहाँ पे आंसर।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितने थाट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 थाट। ठीक है ना। भैरव, भैरवी, असावरी, यमन, बिलावल, मारवा, काफी, पूर्वी, तोड़ी, खमाज, है ना ये सब। तो ये सब आपके 10 थाट जो है यहाँ पे भारतीय संगीत में जो है स्वीकृत किए गए हैं। बाकी तो वैसे भातखंडे ने कुल 32 बनाए थे, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से तो आपका 10 ही प्रयोग में आता है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि शुद्ध थाट कौन सा है, कौन सा आधुनिक में अभी जो है आपका शुद्ध थाट माना गया है, किस थाट को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 9वां नंबर का कि अलिप्ति गान किस श्रेणी में आता है। देखिए अलिप्ति गान, अलिप्ति गान क्या किस श्रेणी में आएगा, गीति गान में, अनिबद्ध गान में, निबद्ध गान में, गंधर्व गान में, किस में आएगा। तो अलिप्ति गान की अगर हम बात कर लेंगे, चाहे आप रागालाप की बात कीजिएगा, रूपका लाप की बात कीजिएगा, अलिप्ति गान की बात कीजिएगा, ठीक है, अलिप्ति गान की बात कीजिएगा। उसके बाद फिर अगर बात कर लेंगे हम कौन सा, स्वस्थान का नियम, स्वस्थान का नियम का अलाप, उसकी बात कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, रागा लाप है, ठीक है, लाप यहाँ पे अंतिम में सब में लगा लेना है ना। तो ये सब जो है आपके कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4, चारों के चारों किस में आते हैं, ये आपके अनिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रागालाप भी पूछे, रूप का लाप पूछे, अलिप्ति गान पूछे, सुस्थान का नियम का लाप पूछे, तो यहाँ आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी को ही कि अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है मेरे भाई, है ना। और निबद्ध के अंतर्गत किसको किसको रखा गया था, चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा, निबद्ध के अंतर्गत किसको किसको रखा गया था, आप लोग को बताना है। 3 थे उसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रखा है मैंने आप सभी लोगों को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि रागांग पद्धति किसने स्थापित किया। राग रागांग, ठीक है, इसको कहेंगे राग रागांग पद्धति किसने स्थापित किया, क्या भातखंडे ने, नहीं भैया, ये तो आपके थाट राग के थे, है ना। नारायण मरेश्वर खरे, पलुस्कर, विनायक राव, पटवर्धन, क्या यहाँ पे जवाब हो जाएगा। तो राग रागांग पद्धति के बारे में बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका नारायण मोरेश्वर खरे हो जाएंगे, जिन्होंने कितने रागांग, 30 रागांग माने हैं। कितने रागांग, 30 रागांग माने हैं। ठीक है, भातखंडे, ये इनको याद कर लीजिएगा, थाट राग पद्धति के प्रणेता कहे जाते हैं। पलुस्कर जी, ये जो हैं नारायण मोरेश्वर खरे ये विनायक राव पटवर्धन इनके गुरु थे। ठीक है, पलुस्कर जी, और पलुस्कर जो हैं ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। इन्होंने भी क्या किया है, एक स्वरलिपि जो है उसका रचना इन्होंने भी किया है। ठीक है, स्वरलिपि, भारतीय स्वरलिपि की रचना पलुस्कर जी ने भी किया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अगला हो जाएगा 11 नंबर का, मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर संवाद है। देखिए मध्यम ग्राम की अगर बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर संवाद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सा प होगा, रे प होगा, ग प होगा, म प होगा, क्या होगा। तो मध्यम ग्राम आपको पता है, देखिए षड्ज ग्राम में आपका क्या हो जाएगा, सापा होता है ना, और आपका मध्यम ग्राम में आपका क्या हो जाएगा, सामा होता है, सा और म। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे आपको आंसर भी करना है, कैसे करेंगे, तो आंसर चलिए हम बता देते हैं। पहले आपका ऑप्शन नंबर बी रेपा हो जाएगा। तो देखिए आप जब लिखिए यहाँ पे सा रे ग म, ठीक है, समझिएगा बहुत अच्छे से, सारे ग म कितने स्वर लिखे हम, 1 2 3 4 प्रयोग हुए ना। अब यहाँ पे अलग से लिखते हैं हम, रे ग म और प, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी लगा है ना, इसमें भी आपका 1 2 3 और ये चौथा पे प मिल रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि नहीं कि मध्यम ग्राम का स्वर संवाद है ना। और बाकी किसी को लिख के देखिए, ग प को लिखिए तो क्या होगा, ग म प, ये तो भाई 3 ही में खत्म हो गया। म प को लिख के देखिए, म उसका फिर तो डायरेक्ट प आ जाता है, ये भी आपका खत्म हो गया। और सापा को लिख के देखिए तो क्या होगा, सा रे ग म प, देखिए 1 2 3 4 5, भैया ये आपका नहीं होगा क्योंकि 5 स्वर है, तो यहाँ पे हम इसको कट करेंगे और आंसर हम करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, रेप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 12 नंबर का। एक तरीका ये भी था जानने का, है ना, जो तरीका भी मैंने आपको बताया। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राग रागनी वर्गीकरण के कितने भेद हैं। राग रागनी वर्गीकरण के कितने भेद, 5 6 4 13, क्या होगा यहाँ पे जवाब। तो यहाँ पे अगर बात कर लेंगे राग रागनी वर्गीकरण के भेदों की, तो यहाँ पे 4 भेद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट
कमेंट बॉक्स खोलिए और वहाँ पे कमेंट कीजिए, चारों भेदों के नाम लिखिए, चारों में कौन कौन से हैं 4 भेद आप लोग को फटाफट बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए फटाफट बताइए आप लोग कमेंट करके। 13 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तरायिता क्या है? क्या गमक है, मूर्छना है, गीति है, ताल के प्राण है, क्या है? तो यहाँ पे अगर बात कर लेंगे उत्तरायिता, उत्तरायिता आपका क्या है? मूर्छना हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर मंदरा, ठीक है, रंजनी, उत्तरायिता, उत्तरायिता, शुद्ध साड़जी, ठीक है, शुद्ध साड़जा, मत्स्यकृता, अश्वक्रांता और अभिरुद्गता, ये सब क्या है? ये सब षडज ग्राम की मूर्छना है। तो यहाँ पे क्या पूछा था? उत्तरायिता। तो भैया यहाँ पे तो है ही ना उत्तरायिता, क्योंकि उत्तर मंदरा रंजनी ये तीसरी मूर्छना है किसकी? तो षडज ग्राम की तीसरी मूर्छना, यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है, मूर्छना है। अगर पूछे इसका प्रारंभिक स्वर क्या हो जाएगा, तो आपको क्या बताना है? क्या बताना है? इसका प्रारंभिक स्वर हो जाएगा आपका ध, ठीक है, ध से प्रारंभ होगा उत्तरायिता, ठीक है, मंत्र ध। क्लियर? चलिए, गमक जो है ये आपके कितने प्रकार के? 15 प्रकार के बताए हैं। कौन बताए हैं? तो सारंग देव बताए हैं। गीति कितने प्रकार के? 5 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से गीतियां हैं? आप लोग को पता ही है, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, 5 गीति है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि अर्धमागधी किस शैली का प्रकार है? क्या गीति का, आलाप का, प्रबंध का, ख्याल का? क्या यहाँ पे जवाब हो जाएगा अर्धमागधी? तो अर्धमागधी की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका आ जाता है किसके साथ? प्रबंध के साथ। ये प्रबंध शैली का एक प्रकार है ना। मागधी, अर्धमागधी, खंभाविता, पृथुला, ये सब क्या है? ये सब आपके प्रबंध के प्रकार हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि ये बताया आखिर किसने है, ठीक है, ये बताया किसने है? कितने लोगों को याद है? फटाफट आप लोग बताइए कि ये जो है आपके 4 जो बताए हैं वो किसने बताया है? मागधी, अर्धमागधी, खंभाविता, पृथुला, ये किसने बताया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हो जाएगा, थाट राग वर्गीकरण किसकी देन है? ऊपर में मैंने अभी चर्चा किया था ना। थाट राग वर्गीकरण जो है किसकी देन है? क्या लोचन की है, मतंग की, रामाश्रय झा की, पंडित भातखंडे की? यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? तो थाट राग वर्गीकरण के जो देन है या फिर प्रणेता जो थे वो आपके जवाब होंगे ऑप्शन नंबर डी, पंडित भातखंडे। इन्होंने ही 32 थाट बनाए थे, जिसमें से कि 10 थाट जो है इनका प्रमुख और 10 थाट प्रचलन में माना गया इनका, ठीक है। और इनका जन्म की अगर बात कीजिएगा तो 1860 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बंबई के बालकेश्वर नामक स्थान में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का पूछा जा रहा है कि मोहन वीणा किस वाद्य का विकसित रूप है? देखिए भैया ये वाद्य का विकसित रूप अगर बीना, मोहन वीणा की बात कीजिएगा तो ये एक प्रकार का गिटार ही है, ठीक है। इसी को क्या क्या है, कुछ थोड़ा बहुत इसमें 19-20 करके जो है उसको कर दिया गया और नाम दे दिया गया क्या? मोहन वीणा। अगर पूछे मोहन वीणा किसका विकसित रूप है? तबला नहीं होगा, सरोद नहीं होगा, सारंगी नहीं, यहाँ पे जो विकसित रूप जो है आपका किसका? गिटार का विकसित रूप है, ठीक है। और गिटार को जो है बजाते थे कौन? विश्व मोहन भट्ट। आपको याद होगा मैंने बताया था आप लोगों को, विश्व मोहन भट्ट ये जो थे ये गिटार बजाते थे। तो इन्होंने ही अपने गिटार को नाम दिया था क्या? मोहन वीणा कहकर पुकारते थे ये, कि भाई आप क्या बजा रहे हैं? तो हम मोहन वीणा बजा रहे हैं, है ना। तो विश्व मोहन भट्ट गिटार को मोहन वीणा के नाम से बजाया करते थे, ठीक है। तो गिटार का ही विकसित रूप माना जाता है। बताना है आपको कि गिटार में कितने तार होते हैं, फटाफट आप लोग को बताना है ये भी बात, ठीक है। चलिए तबला जानते हैं कि अवनद वाद्य है आपका, सरोद जानते हैं तत्वाद्य है, सारंगी भी आपका तत्वाद्य है ना। ये सब वाद्यों के बारे में भी पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि भातखंडे के अनुसार किस श्रुति पर कोमल धैवत है? देखिए कोमल धैवत की अगर हम बात करेंगे तो भातखंडे के अनुसार अगर बात कर लें तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पे कोमल धैवत 17, 16, 18, 20 क्या होगा यहाँ पे? तो कोमल धैवत जैसा कि आपका 16 यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्त कि प्राचीन काल में षड्ज स्वर किस श्रुति पर स्थापित था? देखिए यहाँ पे क्या है, प्राचीन काल की बात कर रहा था, आपका श्रुतियाँ था ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से कुल कितने? 22 श्रुति, ठीक है। तो ये जो रखा गया था चतुष चतुष चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारते त्रित्री ऋषभ
धैवतो, ठीक है। तो 4 श्रुति सा का दिया गया था, तो 1 2 3 और ये 4 चौथा तक है ना, तो सा को यहाँ पे स्थापित किया गया था। कब की बात है, ये प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आधुनिक में यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है पहले पे, और 4 को रिजर्व कर दिया गया है, 1 से 4 तक छोड़ दिया गया है, 4 उसके बाद फिर 3 था ना, 4 3, यानी यहाँ पे उसके बाद फिर आपका यहाँ पे स्थापित कर दिया गया था, रे को अभी कर दिया गया है 5वें पे, ठीक है। लेकिन अगर प्राचीन में जाएंगे तो रे को 4 3, तो यहाँ पे रे आपका 7वां पे दिखता था, है ना। तो ये जो आपका कैसे आ गया यहाँ पे, तो प्राचीन काल में जो थे वो आपके अंतिम श्रुति पर थे, और आधुनिक काल में आपका पहली श्रुति पर रख दिया गया है, इसी के वजह से वो सारा जो है ऐसा हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि प्राचीन काल में षड्ज किस श्रुति पर, तो चौथी, पहली, पांचवी, नौवीं। तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए प्राचीन काल में चौथी श्रुति पे स्थापित था मेरे भाई, है ना। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, कि वेंकटमुखी द्वारा कितने स्वरों को माना गया है। क्या 10 स्वर माने हैं, 12 स्वर माने हैं, 29 स्वर, 45 स्वर, कितने स्वर माने हैं भाई वेंकटमुखी ने। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 स्वर माने हैं, जिसमें कि आपका 7 शुद्ध और प्लस 5 विकृत इज इक्वल टू 12, है ना, कुल 12 स्वर। अगर इनके बारे में पूछा जाता है कि मेल कितने माने हैं, तो मेल आपके 72 माने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है इनके मेल के बारे में, है ना। जिसमें कि क्या है, 19 मेल प्रचलन में है कर्नाटकी संगीत में। जैसे हमारे यहाँ कैसे था 32 ठाट थे, जिसमें कि आपका 10 प्रचलन में है, तो उसी प्रकार से वहां भी 32 में से 19 प्रचलन में माना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 20 नंबर का, राग रागनी वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है। देखिए यहाँ पे तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। राग रागनी वर्गीकरण, राग वर्गीकरण पद्धति है ना, राग रागनी नहीं, राग रागनी होता तब तो वो तो नारद वाला हो जाता। यहाँ पे राग वर्गीकरण जो है तो नारायण मौलेश्वर खरे किए थे ना राग वर्गीकरण, ठीक है। राग राग रागांग, यहाँ पे केवल राग वर्गीकरण। तो ये आपका आंसर होना चाहिए था कुछ और, भातखंडे वगैरह के बारे में यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे संगीत दर्पण, संगीत रत्नाकर, संगीतांजलि, नाट्य शास्त्र, इसको मेरे दोस्त आप लोग इसको देखकर जरा सा एक बार कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें से हम एक ऑप्शन और जोड़ते हैं ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये आप लोगों के लिए प्रश्न अभी यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, है ना। चलिए तो राग वर्गीकरण के बारे में आप लोग बताइएगा जरूर। यहाँ पे ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का लग रहा है ना। चलिए देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे अगले क्लास में मैं बताऊंगा, वो चीजें हम बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर की बात कर लेंगे, तो इनमें से अलिप्ति से कौन संबंधित है, अलिप्ति से, ठीक है। अलिप्ति क्या, छंदोबती, उत्तरायता, प्रतिग्रहणिका, तारावली, कौन संबंधित यहाँ पे हो जाएगा। तो 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, प्रतिग्रहणिका, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा प्रतिग्रहणिका हो जाएगा, जो कि 21 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 22 नंबर का, उद्ग्राह शब्द किस गायन विधा से संबंधित है। क्या प्रबंध से, ध्रुपद से, धमार से, ठुमरी से, किससे संबंधित हो जाएगा मेरे भाई। तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपका हो जाए चाहे उद्ग्राह हो, ध्रुव हो, ठीक है, मेलापक हो, ठीक है, मेलापक, या आपका आभोग हो, ये सभी के सभी किससे संबंधित है, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग, ये आपके प्रबंध से संबंधित है, ठीक है। ये प्रबंध के कितनी है, प्रबंध की 4 धातुएं ये होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रबंध के कितने अंग, तो क्या जवाब होना चाहिए, प्रबंध के अंग आपके होने चाहिए 6, जिसमें कि आपका कौन सा आ जाता है, जिसमें आपका आता है स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल। प्रबंध की अगर जातियों से आपसे क्वेश्चन बनेगा तो जातियां कौन कौन सी हो जाएगी, तो कितनी जातियां, तो 5 जातियां हो जाएंगी। कौन कौन सा, मेदिनी, आनंदनी, दीपनी, भावनी और तारावली, है ना, ये 5 जातियां। तो ये सब सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी प्रबंध से आपका जो है क्वेश्चन बनता है, और बहुत अच्छा से क्वेश्चन बनता है सब में। इसीलिए मैं सेशन के अंदर जो है करवाते चलता हूँ और अच्छे से आप लोगों को समझाते भी चलता हूँ। जैसे कि सारंग देव ने कितना प्रबंध माना है, तो 75 प्रबंध माना है ना। मतंग ने कितना प्रबंध माना है, 49 प्रबंध माना है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है दोस्त मेरे बनते हैं। दोस्तों देखिए एक चीज है, सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग बिना कहे यार लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत कम लाइक करते हैं आप लोग, 200 लोग भी लाइक नहीं करते हैं भाई,
है ना। तो इतना कम लाइक क्यों करते हैं आप लोग, जरा सा क्या मोटिवेशन आप लोग हमारा भी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए अगर सेशन अच्छा लगता है तो, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ चलेंगे अब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा 23 नंबर का कि प्रबंध के कितने अंग होते हैं। भैया अभी जस्ट मैंने कहकर पार हुआ यहाँ वहाँ से, है ना। कितने अंग, 7, 4, 6, 5 या 6, क्या होगा यहाँ पे, तो 6 अभी जस्ट मैंने बताया। प्रबंध के अंग कौन कौन सा, स्वर, विरुद्ध, ठीक है, पद, तेनक, पाठ और एक आपका होता है ताल, ठीक है। स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल। ये जो तेनक आप देख रहे हैं इसमें क्या है, मंगल कार्यों के लिए जो है ये तेनक का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से बनता है आप लोग को हम सब कुछ निकाल कर लाते हैं भाई, सब कुछ बताते चलते हैं आप लोग को, है ना, ठीक है। बदले में क्या अपेक्षा रहती है कि भाई आप लोग का जो है हमें थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार चाहिए, है ना। चलिए तो यहाँ पे आपका हो गया, देख लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 24 नंबर का। हाँ एक चीज़ मुझे याद आ गया कि आप लोग को बोले थे कि पीडीएफ कैसे मिलेगा आप लोग को। देखिए दोस्तों, जो भी पीडीएफ चाहते हैं, जितने भी क्लास हुए हैं, जो आपका वो सारा पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो प्रीवियस पीडीएफ भी आप लोग को दे देंगे और आने वाला क्लास का भी पीडीएफ दे देंगे। इसके लिए आपको को कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों 199 आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा केवल मात्र, जो कि बहुत छोटी सी रकम है भाई, 199 कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो है आप लोग के लिए 199 पेमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9122366282, ठीक है, 9122366282, ये व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी चाहिए पीडीएफ आप लोग लिख दीजिएगा वहाँ पे व्हाट्सएप पे कि पीडीएफ चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर स्कैनर आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और वहाँ उसके माध्यम से 199 पेमेंट करके आप प्रीवियस पीडीएफ भी ले सकते हैं और जो आने वाला क्लास होगा उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। आपको एग्जाम्स तक पीडीएफ आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है, बस 199 में, केवल वन टाइम पेमेंट। क्लियर, तो समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं कुछ और बाकी यहाँ पे। प्रबंध किस वर्ग में आता है, प्रबंध जो है किस वर्ग में आता है, निबद्ध में, अनिबद्ध में, मार्गी में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर आंसर करेंगे तो निबद्ध के अंतर्गत आता है, ठीक है, निबद्ध गान इसको कह लीजिए, उसके अंतर्गत में आता है। तो प्रबंध आता है, प्रबंध एक तो आपका है, और क्या आता है, वस्तु आता है, ठीक है, प्रबंध वस्तु, और एक आपका होता है रूपक, ये भी आता है, प्रबंध वस्तु और रूपक, ये किस में आते हैं, ये निबद्ध के अंतर्गत आते हैं। अनिबद्ध वाला मैंने तो बता चुके आप लोग को, रागालाप, रूपकालाप, अलिप्तिगान और स्वस्थान का नियम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि आधुनिक शुद्ध थाट किसे माना गया है। देखिए आधुनिक शुद्ध थाट किसे माना गया, आप लोग को बता दें कि प्राचीन में जो था, प्राचीन में आपका काफी को शुद्ध थाट माना गया था। प्राचीन काल में कौन सा शुद्ध थाट था, काफी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात कर लेंगे आधुनिक में जो माना गया है आपका सभी शुद्ध थाट जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिलावल,